हेलो गाइस। उम्मीद है थे सारा ठीक हो और एचसेट की तैयारी बढ़िया चलने लग रही है। तो इसके साथ हमारी क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, डिसकैलकुलिया इज अ टाइप ऑफ, कि जो आपका डिसकैलकुलिया है वो किस चीज का टाइप है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, मेंटल रिटार्डेशन या लर्निंग डिसेबिलिटी। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि इन चारों टर्म्स का मतलब क्या है। तो पहली टर्म है आपकी, जैसे मतलब फिर उसके बाद ही आप ये डिफाइन कर पाएंगे ना कि जो डिसकैलकुलिया है वो किस चीज का टाइप है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी का मतलब हो गया कि जैसे आपको कोई काम करने में ऐसे आपके बॉडीली फंक्शन में किसी चीज में दिक्कत हो, डिसेबल होना किसी चीज के लिए, मतलब किसी काम को करने के लिए वो योग्यता ना होना आपके अंदर जो होनी चाहिए। लोकोमोटर यानी कि आपकी ऐसी चीज, जैसे आपको ऐसा कोई चलने फिरने में दिक्कत आना आपके, तो वो आपकी मोशन से रिलेटेड हो गया, लोकोमोटर डिसेबिलिटी होगी। मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस का मतलब हो गया कि जैसे मान लिया आपको किसी टाइप का ऐसे स्ट्रेस लेवल हाई है, आपका एंजाइटी है, तो ये चीज से आपका जैसे आपके माइंड का प्रॉपर फंक्शन ना कर पाना, तो वो आपकी मेंटल इलनेस है। मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन से आपका मतलब है कि जैसे मान लें कि आपका जो एवरेज आईक्यू है, यानी कि जो एवरेज काम करने का तरीका है वो बिलो एवरेज लोगों से है। मतलब कि मान लें कि आप किसी काम को ऐसे बहुत धीरे से समझ पाते हैं या बिल्कुल धीरे धीरे कर पाते हैं किसी चीज को, तो वो मेंटल रिटार्डेशन है। लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब ये है कि आपको किसी चीज को सीखने में दिक्कत हो रही है, मतलब कुछ सीखना, लर्न करना, उसमें डिसेबल यानी कि आप उस चीज के योग्य नहीं है या आपको उस चीज में दिक्कत आ रही है। तो ये किस मतलब जो आपका डिसकैलकुलिया है ये किस टाइप क्या है, इज अ टाइप ऑफ व्हाट। तो सबसे पहले देखें, ये दो वर्ड है, डिसकैलकुलिया। ये वर्ड हम कैलकुलेशन से रिलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन यानी कि ऐसे काउंट करना, या मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो गया आपका, मैथ से रिलेटेड कोई चीज का होना। तो मतलब डिसकैलकुलिया का मतलब होता है कि ऐसे लोग जिनको ऐसे मैथ्स को डील करने में जो ऐसे एफिशिएंट ना हो, या जिनका मैथ्स ऐसे वीक हो, या मतलब वीक इन द सेंस कि वीक तो बहुत लोगों का होता है कि मतलब मैथ्स को समझने में या उसकी जैसे जो प्रॉब्लम्स होती है उस चीज को ऐसे सॉल्व करने में जिनको दिक्कत हो, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हो। दिक्कत से मतलब ये हो गया कि हमारा कि उनको समझ ही ना आए, मतलब ये उनके अंदर डिसऑर्डर हो या डिसेबिलिटी हो कि वो अपनी चीज को ऐसे इम्प्रूव अगर कर भी सकते हैं तो उनके बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे। तो ये वो चीज आपकी डिसकैलकुलिया होती है, मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम, यानी कि एक सिलेक्टिव इम्पेयरमेंट हो गया जिसमें ना आपकी जो मैथमेटिकल थिंकिंग, मतलब जो मैथ्स के लिए जो थिंकिंग चाहिए होती है, मैथ्स के लिए क्या चाहिए होता है आपको, रीजनिंग एबिलिटी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, या कैलकुलेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपकी ऐसे जोड़ घटा करने की और गुना करने की ये सब चीजें। तो मतलब ये जो आपकी चीजें होंगी ना ये वीक होगी, तो फिर आपकी जो अंदर, तो इससे आप में क्या दिक्कत आएगी कि आप ना मैथ्स लर्न नहीं कर पाएंगे, मतलब मैथ्स को सीखने में आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो मतलब ये चीज हम एक टाइप की लर्निंग होगी कि हमें इस सिचुएशन में मैथ्स को लर्न करने में दिक्कत हो रही है, लर्न इन द सेंस कि मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको उस चीज में दिक्कत है। तो ये आपकी फिर लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाएगी कि हमें किसी चीज को सीखने में दिक्कत हो। तो क्वेश्चन तो यही है कि डिसकैलकुलिया इज अ टाइप ऑफ, तो वो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी है कि आपको गणित को सॉल्व करने में दिक्कत होगी। और इसमें कैसी कैसी दिक्कतें आ सकती हैं, मतलब इसके ऐसे बहुत सारे टाइप हैं। जैसे मान लें कि जिन बच्चों को डिसकैलकुलिया होता है, हो सकता है कि जैसे वो 5+2 को ऐसे 3 पढ़े, मतलब उनको ऐसे प्लस माइनस के ऐसे जो ये सिंबल्स होते हैं ना, इनमें वो डिफरेंशिएट ना कर पाए। या हो सकता है बच्चों को मैथ्स के फैक्ट मेमोराइज करने में दिक्कत हो, मतलब जो मैथ के फैक्ट या फॉर्मूलाज जो होते हैं ना उनको ये बच्चे याद ना कर पाए, मतलब वो उनके अंदर डिसेबिलिटी ही है लर्निंग।
मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कि ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं या ये स्लो रीडर्स हैं या ऐसा कुछ है। मतलब वो दिक्कत उनको है ही है। जैसे कि मान ले कि कोई ऐसे 8 into 7 पूछ ले, या उनसे जैसे ये फैक्ट याद करने में, क्योंकि बचपन में तो हम टेबल याद करते हैं ना कि 8 into 7 कितना होता है। तो इन बच्चों को इस चीज में दिक्कत हो सकती है, यही कि आपका कैलकुलेशन में, या जैसे मान लें कि फर्दर आपको जैसे रीजनिंग भी यूज करनी पड़ती है कि मैथ्स के सम कैसे सोल्व होंगे, तो इनकी ये रीजनिंग एबिलिटी भी कम होती है। तो ऐसे बच्चे जिनको मैथमेटिक्स से डील करने में प्रॉब्लम होती है, उनके साथ ये डिसेबिलिटी होती है जिसे आप डिसकैलकुलिया कहते हैं। तो ये तो हमने देख लिया। इसके बाद मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी से आपका क्या मतलब है? लर्निंग डिसेबिलिटी ना, मतलब एक टाइप की ऐसे डिसेबिलिटी होती है जिसमें ना चाइल्ड, मतलब जो बच्चा होता है ना, वो स्ट्रगल करेगा अपने दिमाग के साथ, जो उसकी इनेबिलिटीज होंगी। मतलब उसके जो दिमाग की इनेबिलिटी यानी कि अयोग्यता होगी ना, जो इस चीजों से वो डील नहीं कर पाता। और इसमें से क्या क्या हो सकता है कि जैसे कोई इंफॉर्मेशन उसका दिमाग रिसीव करेगा, तो उसको ऐसे रिसीव करके प्रोसेस करना पड़ता है हमें इंफॉर्मेशन को, और हमें उसे स्टोर भी करना पड़ता है। ये सब करने के बाद हम रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब जो भी हमें दिमाग सिग्नल देता है, तो पहले हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, रिसीव कर लिया हमने, उसको स्टोर कर लिया, प्रोसेस कर लिया, उसके बाद हम रिस्पॉन्स देते हैं उसका। और ये हम कम्युनिकेट करते हैं किसी को, मतलब वो किसी भी वे में हो सकता है कि आप राइट करके कर सकते हैं, आप ऐसे किसी को बोल के कर सकते हैं कि आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस की है उसका क्या मतलब है। तो जिनकी ये लर्निंग डिसेबिलिटी होगी ना, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करने या प्रोसेस करने या स्टोर करने में इसमें दिक्कत होगी। तो ये चीज आपकी डिसेबिलिटी होगी। मतलब जो आपका ब्रेन होगा ना, वो प्रॉपर यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, कि या तो वो इन्फॉर्मेशन अच्छे से ले नहीं पा रहा है, या उसे स्टोर नहीं कर पा रहा है, या प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, या हो सकता है ये सब तो हो गया है पर आप किसी को वो चीज कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अगले आदमी को आप ये चीज समझा नहीं पा रहे हैं, आपके कम्युनिकेशन लेवल जो है ना वो ऐसे वीक है इस चीज में। तो फिर ये चीज है आपकी। तो फिर इसमें ये हो गया कि आपका इस चीज को आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। तो ये हमने ये देखा ना कि रिसीव करना, प्रोसेस करना, और ये भी। तो देखिए जैसे डिसकैलकुलिया है ना, तो वैसे ही हमें पता है कि वैसे ही आपका डिसलेक्सिया होता है, जो कि आपको रीडिंग में दिक्कत आती है, जिसमें डिस्ग्राफिया होता है कि आपको जैसे राइटिंग में दिक्कत आई, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं डिस्ग्राफिया को, कि राइटिंग एबिलिटीज में दिक्कत हो जिनको। ठीक है। और नेक्स्ट आपका होता है डिस्पेक्सिया, जिसमें आपकी मान ले कि आपकी जो मोटर फंक्शनिंग है, मतलब आप लोगों को जो कोऑर्डिनेशन करनी है मूवमेंट, आप वो मूवमेंट को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आपकी जो ऐसे जो मूवमेंट होता है वो एक साथ हो नहीं पा रही है किसी काम को करने के लिए। तो ये बाकी डिसेबिलिटीज भी होती हैं। तो ये आपकी एक टाइप, ये सब आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं। जब आपके दिमाग को इंफॉर्मेशन रिसीव करने या प्रोसेस करने में, उसको स्टोर करने में या उसको कम्युनिकेट करने में दिक्कत आ रही है ना, तो फिर वो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी में वो चीज आपकी एड ऑन हो जाती है। जरूरी नहीं है कि किसी एक को, अगर एक डिसेबिलिटी है, जैसे मान ले किसी बच्चे को डिसकैलकुलिया है, या जितने भी बच्चों को डिसकैलकुलिया है, तो कि उनको एक ही टाइप की समस्या होगी, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है किसी की रीजनिंग बहुत ज्यादा वीक हो सकता है किसी को चीजें याद, मतलब फैक्ट याद करने में दिक्कत हो सकता है किसी को ये प्लस माइनस वाली दिक्कत हो कि कोई 5+3=2 कह रहा है, या कोई 7-4=11 कह रहा है। तो मतलब ऐसे अलग अलग टाइप होता है, जरूरी नहीं है कि सब बच्चे एक ही कैटेगरी में लाई करेंगे आपकी। तो ये चीज अलग होती है। तो अब हमने यहाँ देख लिया कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, और बाकी लर्निंग डिसेबिलिटी और डिसकैलकुलिया क्या होता है। तो क्वेश्चन आपका यही था कि डिसकैल्कुलिया इज अ टाइप ऑफ, तो हमने ये देखा कि ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है आपकी। इसी से रिलेटेड आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो है कि, एक सेकेंड, हाँ, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय होम। मतलब पहले कौन सा आदमी था जिसने लर्निंग डिसेबिलिटी को ऐसे कॉइन किया, मतलब उस टर्म को दिया, उसको नाम दिया। ऑप्शन है आपके कैनर, डाउन, सैमुअल किर्क, या सिगमंड फ्रॉइड। तो इसमें से जैसे मान लेंगे कुछ, बस मेरे हिसाब से तो इसे आप कट कर सकते हैं, बाकी लोगों को आपको थोड़ा आइडिया नहीं होगा। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ना आपके फैक्ट
वाले होते हैं कि आपको ये चीजें याद करनी होती है, कि जैसे मान लें कि कोई डेफिनेशन देके पूछ ले कि आपको लर्निंग डिसेबिलिटी की डेफिनेशन किसने दी है। तो यहाँ पे जो ये टर्म कॉइन किया है ना, लर्निंग डिसेबिलिटी, ये आपके सैमुअल किट ने कॉइन की है। ठीक है, मतलब डिस्कवर इन द सेंस कि इन्होंने इस टर्म का सबसे पहले यूज किया। और यहाँ पे और स्टिल ये टर्म जो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी है ना, ये आज तक यूज हो रही है। और ये कैसे यूज होती है, मतलब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। जैसे ये इट इज यूज्ड, मतलब ये यूज की जाती है टू डिस्क्राइब चिल्ड्रन हु हैव डिसऑर्डर्स, मतलब जिनको डिसऑर्डर हो, हु हैव डिसऑर्डर्स इन डेवलपमेंट इन लैंग्वेज, मतलब मान लें कि किसी को अपनी लैंग्वेज डेवलप करने में दिक्कत हो, या स्पीच, कि किसी को बोलते हुए दिक्कत आ रही है, या रीडिंग में दिक्कत आ रही है, या उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ जो भी होती है ना, उनमें स्किल नीड्स फॉर किस चीज के लिए, सोशल इंटरेक्शन के लिए। मतलब वो आदमी जिसको अपनी लैंग्वेज में या स्पीच में या रीडिंग में, इन सब चीजों में दिक्कत आ रही है, जब वो सोशली इंटरेक्ट कर रहा है या जो भी है, तो ये आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी है। और ये टर्म सबसे पहले तब यूज हुई थी, ये आपकी 20th सेंचुरी में इन्होंने डिफाइन की थी, और स्टिल ये टर्म ऐसे की ऐसे यूज हो रही है। और ये आपकी दी है सैमुअल किट ने। नाम याद रखिएगा, हो सकता है रिपीट हो जाए। तो इसके साथ हमने लर्निंग डिसेबिलिटी देख लिया, डेफिनेशन क्या होती है, और उसके बाद ये टर्म किसने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि which of the following may not act as a positive reinforcer, मतलब इनमें से कौन सी चीज पॉजिटिव reinforcer नहीं होगी। ये याद रखिएगा, नोट है या ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए पॉजिटिव reinforcer, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं इस चीज में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव reinforcer का कंसेप्ट हमने कहाँ पढ़ा था। आपको याद होगा कि हमने लास्ट अपनी थ्योरी करी थी, तो वही क्वेश्चन आप लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, पर स्टिल आप मुझे ये बताइएगा कि हमने ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का कंसेप्ट कहाँ पढ़ा है। इसके साथ मैं आपको ये बता देती हूँ कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता क्या है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि किसी चीज को स्ट्रॉन्ग करना, रीइंफोर्स कर देना, मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना किसी चीज को, या किसी काम को करने के लिए आपको उस चीज के लिए ज्यादा ऐसे कहना कि हाँ आपको ये काम करना चाहिए, मतलब आपका ऐसा बिहेवियर, मतलब आपका ऐसा व्यवहार जो कि डिजायरेबल, यानी कि ऐसा जो, मतलब ऐसा होता है ना कि हाँ इसकी ये चीज अच्छी है, तो मतलब वो व्यवहार जो आपका सोशली एक्सेप्टेबल है, मतलब समाज या आपके आसपास के लोग चाहते हैं कि आप वो चीज बारी बारी रिपीट करें। तो फिर उस चीज के लिए जो आपको इनकरेज, यानी कि आपको हिम्मत दी जाती है, या आपको ऐसे प्रेज किया जाता है, आपकी आपकी ऐसे तारीफ की जाएगी कि हाँ भाई तुम ये चीज करो, तो वो आपकी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है। मतलब आपको उस चीज के लिए ऐसे प्रोत्साहित किया जा रहा है कि हाँ आपको ये काम करना चाहिए, तो वो आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट एक्ट एज ए पॉजिटिव रीइंफोर्सर, मतलब इनमें से कौन सा है जो नहीं एक्ट करेगा। नॉट मतलब जो नहीं एक्ट करेगा किसी काम को या किसी बिहेवियर को रिपीट करवाने में। देखिए सबसे पहले टॉफी, टॉफी करेगी आपकी, क्योंकि ये आपको सेटिस्फेक्शन देगी, मतलब आप खाएंगे आपको टेस्ट आएगा, तो वो आपको इंक्रीज करेगा, आपको वो दोबारा चाहिए होगी। सॉरी। तो फिर ये आपकी टॉफी तो है यहाँ पे, या बिस्किट, मतलब बिस्किट भी आपको सॉरी, अब बिस्किट भी आपको चाहिए होगा, कि बिस्किट का भी जैसे मान लें कि आपका प्राइमरी रीइंफोर्सर ही होगा। हमने ये भी पढ़ा था कि प्राइमरी क्या होता है। तो इसमें क्या होगा कि बिस्किट भी आपकी बायोलॉजिकल नीड, मतलब मान लें कि आपकी भूख को शांत करेगा, तो वो चीज भी आपके लिए बेस्ट है। थर्ड है अ बिटर मेडिसिन, और फोर्थ है मनी। मनी तो एक ऐसी चीज है आई थिंक जिसके लिए बच्चे से लेके बूढ़ा हर कोई काम करेगा, तो मतलब ये भी आपका पॉजिटिव रीइंफोर्सर है। सबसे बड़ा तो यही है कि इससे आप कुछ भी बाय कर सकते हैं पैसों से। तो अब बिटर मेडिसिन मतलब एक कड़वी दवाई,
तो ये तो कोई भी नहीं लेना चाहता। जैसे इससे आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे बच्चे बचपन में बच्चे ऐसे बीमार भी हो जाते हैं तो उन्हें मेडिसिन ऐसे पानी में घोल के या कुछ ऐसा करके दी जाती है। या देखिए कि उनको बिटर मेडिसिन मतलब कड़वी दवाई के बाद ना उनको हमेशा ऐसे चीनी की दी जाती है या ऐसे कुछ टॉफी वगैरह दी जाती है कि उसके लालच में ही वो मतलब वो खा लें, दवाई को खा लें। तो मान लें ये तो ऐसा काम है जो ऐसे इसको करवाने के लिए तो उनको ऑलरेडी किसी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की जरूरत है कि उसको कोई दूसरी चीज चाहिए कि हाँ भाई जिसके लालच में वो ये काम कर सके। तो फिर ये तो खुद तो एक्ट नहीं कर सकता ना। तो आपका यही था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट एक्ट एज अ पॉजिटिव रीइंफोर्सर। तो ये आपकी बिटर मेडिसिन है मतलब कड़वी दवाई। ये तो हम लोग अपने बचपन से भी ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि हम लोगों को दवाई कैसे दी जाती थी उस हिसाब से भी। तो यही था आपका पॉजिटिव। और प्लीज प्लीज बता दें कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का कंसेप्ट हमने क्या कहाँ पढ़ा था, कौन सी थ्योरी में था, आप लोगों की रिवीजन होगी इस चीज से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ component ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इनमें से कौन सा, देखिए पिछले में नोट था मतलब जो नहीं होगा, इसमें है इज अ component ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से आपका मतलब होता है कि ऐसी चीजें जो बच्चा देख कर सीखता है। ऑब्जर्व करना यानी कि किसी को देख कर सीखने वाली जो चीजें होती है ना उसका कंपोनेंट मतलब उसका एक पार्ट क्या है, बच्चे और जो बच्चा सीखेगा वो किस प्रोसेस से सीखेगा। तो देखिए आपके जो ऑप्शंस हैं, इंटेलिजेंस, रिटेंशन, कंडीशनिंग या पर्सनालिटी। तो मतलब मुश्किल है अगर आपको ये पता ना हो कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है, किसका कंसेप्ट है, तो इस क्वेश्चन को करना। वैसे हमने ये भी पीछे डिस्कस किया हुआ है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या है। देखें, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ना आपका सोशल लर्निंग थ्योरी का पार्ट है। सोशल लर्निंग थ्योरी जो कि आपकी एल्बर्ट बेंडूरा ने दी है। तो देखिए, सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है, जो ये थ्योरी कहती है कि बच्चे ना मतलब अपने आसपास की चीजें देखकर भी सीखते हैं। मतलब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है उनकी कि वो अपने जो आसपास चीजें या अपने बड़ों को जैसा जैसा व्यवहार करते हुए देखते हैं ना तो बच्चे उस चीज से भी सीखते हैं। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। तो देखें, किसी को देखकर सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें उसे देखना होगा। ठीक है, देखेंगे कैसे हम, जब हम उस चीज को अटेंशन पे करेंगे। मतलब आप किसी काम को तभी समझ पाते हैं ना जब आप उसकी तरफ अटेंशन देते हैं। मान लें आपका ध्यान कहीं है, आप देख कुछ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि आप उस चीज को समझ पाएंगे कि चल क्या रहा है। अटेंशन के बाद आप उसे रिटेंशन मतलब आप उसे याद रखेंगे जो आपने देखा कि मैंने क्या देखा। आपको वो चीज याद होनी चाहिए इन फ्यूचर अगर आपको वो चीज परफॉर्म करनी है तो। मतलब कहीं कुछ व्यवहार करने के लिए हमें वो व्यवहार याद भी होना चाहिए ना। जैसे हमने देखा कि हमारे बड़ों ने किसी को ऐसे, जैसे हमारे एल्डर ब्रदर ने किसी बड़े को देख के नमस्ते किया, तो नेक्स्ट टाइम हम किसी बड़े को देखेंगे तो हमें ये बात याद होनी चाहिए ना कि हमने ये चीज देखी थी। थर्ड, प्रोडक्शन, कि आप वो व्यवहार कर सकें कि आपको याद तो है पर क्या आप इतने कैपेबल हैं। या मान लें कि आपकी जैसे आप में फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी है, या आप जैसे मान लें कोई छोटे से बच्चे को कह दे जिसको बोलना भी नहीं आता है कि आप नमस्ते कर दें, तो वो कहाँ से कर देगा, वो नहीं कर सकता, उसको बोलना ही नहीं आता है। तो उस चीज के लिए मतलब आप उस चीज की कैपेबल होने चाहिए कि उस चीज को प्रोड्यूस भी कर सकें। और चौथा हो गया आपका मोटिवेशन। जैसे कि अगर आपको किसी चला है, आपको ये पता है, आपने देखा किसी को थप्पड़ मारते हुए या कुछ भी ऐसा, आपको याद भी है कि हाँ किसी को मारना है या कुछ भी, आप प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपका हाथ इतना कैपेबल है कि वो थप्पड़ मार सकता है। मोटिवेशन, पर क्या आप में उस चीज के लिए मोटिवेशन है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि बिना मोटिवेशन के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो जो बिहेवियर आपने देखा है उसे आप कैसे रिपीट करेंगे। तो ये बहुत इजी है। देखें, मतलब सबसे पहले वही मतलब सिंपल लैंग्वेज में याद रखने की कोशिश करें कि हम किसी चीज को देखेंगे, देखा हुआ हमें याद रहना चाहिए। ठीक है, मतलब वो रिटेन याद रहेगा। याद रहेगा तभी हम उसको प्रोड्यूस कर पाएंगे, मतलब हम उस चीज को एक्शन में ला सकेंगे। ठीक है, और इस चीज को करने के लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत होगी। मतलब ऐसे सिंपल वे में चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा।
देखो, याद रखो, एक्शन करने की हिम्मत हो, और उस चीज के लिए आप में प्रॉपर ऐसे मोटिवेटेड भी हैं, आप अंदर से ऐसे आवाज है कि हाँ भाई ये काम मैं कर लूंगा, तो तभी आपका ये वाली प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा। तो आपका यही था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इनमें से कौन सा कंपोनेंट है आपका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का। तो यहाँ हमने सिर्फ एक ही चीज देखी है, वो है आपकी रिटेंशन, कि आप उस चीज को रिटेन कर पाए। ठीक है, तो इसके साथ आप ये एल्बर्ट बेंडूरा की थ्योरी पिछली क्लासेस में देख लीजिएगा, सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है। नेक्स्ट आता है आपका अ, इस थ्योरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है आपका, देखिए हम वो देख लेते हैं पहले। हाँ, ये इसमें कहा है कि द रिसर्च कैरिड आउट ऑन बोबोडोल सपोर्ट्स विच थ्योरेटिकल व्यू ऑफ लर्निंग। इनमें कहा है कि जो रिसर्च की गई है ना, साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने रिसर्च की, और जो रिसर्च में जो प्रॉप या जैसे मान लें जिस चीज का इस्तेमाल हुआ वो बोबोडोल है, सपोर्ट, वो किस चीज को सपोर्ट करती है, थ्योरेटिकल व्यू ऑफ लर्निंग, मतलब कौन सी इनमें से, मतलब कौन सी लर्निंग उससे दिखाई गई है बोबोडोल सपोर्ट से। तो इसमें ना आपके दो क्वेश्चन और भी हैं, जैसे मान लें कि फर्स्ट चीज तो ये है कि जैसे मान लें कल को आपको ये वाली थ्योरी दे दें, जो थ्योरी हम पढ़ेंगे, और ये बता दें कि ये पूछ लें कि इस थ्योरी में मतलब बच्चों को कैसे सिखाया गया है, मतलब एक्सपेरिमेंट किए गए उसमें क्या चीज का यूज किया गया, और आपके क्वेश्चन में यही दे दें बोबोडोल, या ऐसे जैसे आपने इनसाइट इनसाइट लर्निंग में हमने वो सुल्तान पढ़ा था चिंपैंजी, उस सुल्तान चिंपैंजी का यूज किया गया था आपका। तो ये है ना जो आपकी रिसर्च कैरिड है बोबोडोल सपोर्ट से। तो ये आपकी सोशल लर्निंग है, जो हमने अभी एल्बर्ट वेंडूरा की थ्योरी पढ़ी है, मतलब कि जो बच्चे हैं ना वो सोशली भी मतलब सोशली सीखते हैं, व्यवहार सीखते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू। मतलब जो बच्चे अपने आसपास जैसा बच्चे बड़ों को बिहेव करते हुए देखते हैं तो वो सीखते हैं। तो आपका ये क्या है बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। तो इसमें ना जैसे ये एक टाइप का बोबोडोल, जैसे मान लें क्या एक टाइप का ऐसे बड़ा टेडी बियर मान लें या डोल मान लें, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया कि उसने एल्बर्ट बेंडूरा ने ऐसे बच्चों को ऑब्जर्व किया कि जैसे ना बच्चे ना ऐसे मान लें एक रूम सेट कर दिया गया, इसमें ये डोल को रख दिया गया, बच्चे को यहाँ बिठा दिया गया, यहाँ पे एक एक्टर या मॉडल जो भी ले लिया गया, तो इसमें ना ऐसे शो किया गया कि जैसे ये बंदा ना अपनी फ्रस्ट्रेशन इस बोबोडोल पे निकालता है, मतलब इसको पीटता है बहुत ज्यादा ऐसे। सेकंड, ये इन्होंने ऑब्जर्व किया, नोट कर लिया। फिर नेक्स्ट में क्या किया कि इन्होंने ऐसे ही जैसे ये मेल एक्टर यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे बच्चा बिठाया, ये डॉल फिर से रखी, और एक ये फीमेल एक्टर कर दिया। तो मतलब मान लें कि ये फिर से इसको पीट रहे हैं या मार रहे हैं, इसके ऊपर जंप कर रहे हैं, ये सब कुछ ये ऑब्जर्व कर रहा है। थर्ड में इन्होंने क्या किया कि ऐसे ही कुछ बच्चे बिठा दिए, सेम वो चीज इन्होंने टीवी पे दिखाई कि टीवी पे ऐसे जैसे कोई मेल एक्टर या फीमेल एक्टर अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी चीज पे निकाल रहे हैं। तो मतलब यहाँ बच्चे ना ऐसे देख के सीख रहे हैं, मतलब ये एक डोल, मतलब ये डोल एज ए प्रॉप यूज करी गई है कि जिसे देखकर ऐसे ऐसे इस चीज का आइडिया लगाया जा रहा था कि जो बच्चे देख रहे हैं ना वो अलग अलग, जैसे यहाँ पे मेल एक्टर का यूज किया, फीमेल एक्टर का यूज कर लिया, या यहाँ पे मीडियम चेंज कर दिया कि उनको ऐसे ऐसे मास मीडिया के वे से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चे सीखते हैं या नहीं सीखते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये आया कि बच्चे जो ऑब्जर्व मतलब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से भी सीखते हैं, मतलब बच्चे देखकर भी सीख जाते हैं। और ये इन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया, और इसमें ऐसे इसके बाद ये भी नोटिस किया गया कि ऐसी कौन सी जगह है या ऐसी कौन सी वो मतलब मान लें कि सिचुएशंस हैं जहां पे बच्चे उस चीज को करने के लिए ज्यादा मोटिवेट होंगे या उनका ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर निकल के आएगा। तो ये चीज रियलाइज की गई कि अगर ये ऐसा कोई भी जो लीड एक्टर है वो कर रहा है, तो अगर कोई थर्ड पर्सन यहाँ पे उसको जाके डांटता है उस चीज के लिए, ठीक है ना, अगर उसे उस चीज के लिए डांट पड़ रही है, तो हो सकता है जो ये बच्चा देख रहा है ना इस पे ऐसा इफेक्ट हो कि हाँ भाई ये गलत चीज है, मुझे ये चीज नहीं करनी है, या ऐसा कुछ भी। पर अगर कोई इसे जाकर सिर्फ कुछ कह रहा है ना, इसे ऐसे नॉर्मली ऐसे मान ले थोड़ी सी ऐसे नॉर्मल वे में ही इसे ज्यादा पनिश नहीं किया जा रहा है, नॉर्मल क्रिटिसाइज कर दिया, तो ये बच्चा सिर्फ ये बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहा है। नेक्स्ट टाइम इसकी मान लें कि इस बिहेवियर को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी ज्यादा रहती है,
कि अगर इस बच्चे पे कोई दिक्कत आएगी ना, तो मान ले वो, उसमें देखा गया कि जब उस बच्चे को उस बोबोडोल के साथ ऐसे कमरे में छोड़ा गया, तो इस बच्चे ने इस बोबोडोल पे अपना एग्रेशन दिखाया, मतलब उसको मारा पीटा और सब किया, जो कि उसने ऑब्जर्व किया कि वो एक्टर कर रहा है वैसा वैसा करने से। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे एक प्रॉप डोल का यूज किया गया था। और ये आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी, यानी कि बच्चा अपनी सोसाइटल सेटिंग्स में भी सीखता है, बच्चा अपने आसपास के इन्वायरमेंट से भी सीखता है। तो इस वाली थ्योरी को जो प्रोसेस करता है ना, ये आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी है। और ये आपका पोबोडोल एक्सपेरिमेंट था जो कि एल्बर्ट बेंडूरा ने किया था, ये बताने के लिए कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का कंसेप्ट है जो हमने ऊपर पढ़ा है। पहले तो ऐसे मानते थे ना, जैसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरीज और ये सब थ्योरीज थी, तो उसमें ऐसे सोसाइटल लर्निंग की इतनी ज्यादा वैल्यू दिखाई नहीं गई थी, तो इन्होंने इस चीज को शो करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया था। इससे रिलेटेड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है। देखिए, इसके साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सिगमंड फ्रॉइड इज नॉन फॉर, कि सिगमंड फ्रॉइड किस चीज के लिए जाने जाते हैं। फर्स्ट है आपका सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, कि सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के लिए, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी के लिए, कग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, या मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो यहाँ पे आई थिंक आपकी सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज आ गई हैं, कि इनमें से आपको चूज करना है कि आपके सिगमंड फ्रॉइड जो है वो किस चीज के लिए जाने जाते हैं। इनमें से हम जो कर चुके हैं उन थ्योरीज के वही सेम क्वेश्चन की प्लीज आप कमेंट करके नाम बता दीजिएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आपको किसने दी है, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। और आपको ये बताना है कि जो आपकी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है, वो फर्स्ट जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो किसने दी है, मतलब फर्स्ट टाइम जिसने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है ना, उसका नाम क्या है। आपको यहाँ पे कोलबर्ग नहीं कहना है। मोरल डेवलपमेंट वाला आपका क्वेश्चन है कि फर्स्ट मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है, या सोशल डेवलपमेंट थ्योरी आपकी किसने दी है, और आपकी साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है, ये तो हम पढ़ेंगे। तो देखें, सिगमंड फ्रॉइड जो है ना, इन्होंने हमें दी है आपकी साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। ये जो आपकी सेकेंड थ्योरी है, यही सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। तो इस बात से इनका क्या मतलब है कि साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी से, या ये थ्योरी कैसे आई, या इन्होंने कैसे कैसे ये चीजें सोची। देखें, यहाँ पे ना जैसे दो कंसेप्ट हैं, तो जो इनकी थ्योरी है ना वो साइको एनालिसिस की है। साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस कंसेप्ट से मतलब होता है कि सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि जो ह्यूमन है ना, ह्यूमन सोल, मतलब जो आदमी है या आदमी की जो पर्सनालिटी या जो उसकी मेंटल एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी इन द सेंस कि आदमी का जो किरदार है, बेसिकली आप इस बात को समझें, वो ना ऐसे तीन चीजों से बना हुआ है। मतलब ये सब चीजें ऐसे मिलकर उसकी पूरी पर्सनालिटी में कंट्रीब्यूट करेंगी। उसमें फर्स्ट क्या है, उसकी अ सेट ऑफ इननेट नीड्स, मतलब ऐसी चीजें जो उसके पैदा होने से ही उसके साथ हैं, इननेट नीड्स जो उसकी है। ठीक है। सेकंड है आपकी अकॉन्शियस थॉट, मतलब वो चीजें जो उसको फिलहाल वो कॉन्शियसनेस में है कि मुझे हाँ ये चीजें चाहिए या ये सेटिस्फाई कर सकती हैं। ठीक है। थर्ड है उसकी मेमोरी, जो आज तक उसने एक्सपीरियंसेस किए हैं ना, उन सब की मेमोरी। तो ये तीनों चीजें मिलके इंसान बनाती है। मतलब जहां आपकी वो वाली चीजें भी है जो कि आप में हमेशा से होती है, उसमें आपके कॉन्शियस माइंड भी आ गया, मतलब एट प्रेजेंट आप किस मोमेंट पे हैं, वो मोमेंट जिसमें आपको सोचने समझने की सारी शक्ति है। थर्ड आ गया आपकी मेमोरी, मतलब जो एक्सपीरियंसेस आपने किए हैं ये सब मिलके एक इंसान बनाएगी, मतलब इंसान का जो व्यवहार होगा या उसकी पर्सनालिटी होगी, ये सब चीजें मिलके बनाती है। तो ये आपकी साइको एनालिसिस होती है। ये वर्ड साइको एनालिसिस से मतलब ये है, ये थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड ने दी है। ठीक है। सेकंड आपका आता है साइकोडायनेमिक। ये वर्ड आपके ऐसे बहुत बार रिपीट होते हैं, तो आपको ऐसे याद रखिएगा कि इन वर्ड का मतलब क्या होता है। साइकोडायनेमिक ऐसे कहता है कि जो आपका ये आपका बेसिकली साइकोलॉजी की एक ब्रांच होती है, जो डील करती है कि जो इंटर रिलेशन, यानी कि जो डील करती है आपका कॉन्शियस प्लस अनकॉन्शियस मेंटल इमोशन होते हैं ना, उसके साथ जो आपकी पर्सनालिटी और मोटिवेशन को डिफाइन करते हैं। मतलब इस बात से मतलब हो गया कि आपका व्यक्तित्व और जो आपका मोटिवेशन, यानी कि किसी काम को करने का जो आपका हिम्मत या फैक्टर मोटिवेशन है ना,
तो वो आपका कॉन्शियस प्लस अनकॉन्शियस दोनों माइंड मिलके डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आपने बस ऐसे सोच लिया मैं 10 घंटे पढ़ूंगा तो आज ही आपका सोचना उस चीज को डिफाइन कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपका अनकॉन्शियस माइंड मतलब आपके दिमाग को उस चीज को सपोर्ट भी करना पड़ता है कि आपने ऐसी हैबिट्स क्रिएट कर रखी हैं, या आपका माइंड आपको उस चीज को सपोर्ट करता है। अनकॉन्शियस माइंड की मेमोरीज कैसे बनती है? जो आपने पास्ट एक्सपीरियंसेस करे हैं। पास्ट एक्सपीरियंसेस मतलब हो गया कि क्या आज तक आप इतना कभी पढ़े हैं, आपकी बॉडी को बैठने की आदत है उतनी, तो ये सब आपकी अनकॉन्शियस चीजें हैं। ये आपकी जो हैबिट्स है जो टाइम के साथ डेवलप हुई हैं। तो ये कहते हैं कि जो पर्सनालिटी प्लस मोटिवेशन मतलब आपका जो व्यक्तित्व प्लस जो किसी काम को करने का उत्साह है ना, ये दोनों कॉन्शियस प्लस अनकॉन्शियस दोनों माइंड से मिलकर बनता है आपके। तो ये आपका साइकोडायनेमिक होता है जो कि एक ब्रांच है साइकोलॉजी की। और साइको एनालिसिस जो कि सिगमंड फ्रॉइड का कंसेप्ट है कि साइको एनालिसिस की जो थ्योरी है कि जो ह्यूमंस हैं वो ऐसे कई फैक्टर्स से मिलके बनता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसका एक पार्ट वो करे। इसमें इसी में आपका आपने देखा होगा कि इसमें आप वो जो वर्ड्स देखते हैं वो आपने देखा होगा कि सिगमंड फ्रॉइड की पर्सनालिटी के ये 3 वर्ड्स हैं: इड, ईगो और सुपर ईगो। इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से आपका कौन सा जो है वो आपकी कॉन्शियस माइंड है और कौन सा जो है आपका अनकॉन्शियस माइंड है। ये भी हम डिस्कस करेंगे जब आप फर्दर इसकी पर्सनालिटी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो हम जो इसकी जो थ्योरी है ना उसको देख लेते हैं जिस थ्योरी का जिक्र है, थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। देखें, सिगमंड फ्रूड इन्होंने दिया आपकी थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। तो इसमें इस बात से इनका साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी से पहले जो सिगमंड फ्रूड है उनका मानना है कि जो आदमी की डेवलपमेंट होती है ना, मतलब बच्चा या इंसान कोई भी लगा लें, आपका ह्यूमन डेवलपमेंट जो होगी ना वो स्टेजेस में होगी। सीरीज होती है ये स्टेजेस की, और हर कोई सेम सीरीज से जाता है, मतलब सेम स्टेजेस से जाता है। तो फिर इसमें जो आदमी होता है ना इन स्टेजेस पे डिफरेंट प्लेजर ऑब्टेन करता है। मतलब उसे हर एक स्टेज पे अलग बॉडी के अलग अलग हिस्से से प्लेजर मिलता है, मतलब खुशी मिलती है या सेटिस्फेक्शन मिलता है। और इन्हीं सब जो स्टेजेस से जैसा उसका एक्सपीरियंस रहता है ना, इन्हीं सब स्टेजेस से जाते हुए ये सब मिलकर आदमी की पर्सनालिटी बनाते हैं। मतलब आदमी इन फ्यूचर कैसा बिहेव करेगा या जो अडल्ट होगा वो कैसा होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस कैसा है, कि उसका बचपन में एक्सपीरियंस कैसा है। बेसिकली थ्योरी आपकी ये है कि जो हर एक इंसान डेवलपमेंट जो होती है हर एक इंसान की वो सीरीज होती है जिसमें अलग अलग स्टेजेस हैं। इन्होंने ऐसे स्टेजेस दिए हैं जो 5 स्टेजेस इनकी है। तो इन्होंने कहा है हर इंसान इन स्टेजेस से गुजरता है, और हर एक स्टेज में ना उसका ना जो खुश रहने का या जो सेटिस्फेक्शन का जो इनका जो ये सेक्सुअल प्लेजर का कंसेप्ट है ना, इसे आप ऐसे ले लें कि जिससे उसको खुशी मिले या सेटिस्फेक्शन हो, मतलब वो खुद में सेटिस्फाई हो, वो उसके अलग अलग बॉडी पार्ट से मिलता है उसको हर एक स्टेज में। अब अलग अलग बॉडी पार्ट से मिलता है तो ये कहते हैं कि ये जो सेटिस्फेक्शन है ना ये आपकी जो फ्यूचर पर्सनालिटी होती है ना, मतलब जो बच्चा होता है उसकी फ्यूचर पर्सनालिटी यानी कि वो जाकर जब बड़ा हो जाएगा अडल्ट बन जाएगा तो उसको ये प्रभावित करता है, मतलब उसको ये अफेक्ट करता है उस पर्सनालिटी को। तो उन्होंने कहा है कि आपके बचपन के एक्सपीरियंसेस आपको लाइफ लॉन्ग अफेक्ट करते हैं। आपको ऐसे वो आपकी सब चीजें आपके वही आपका अनकॉन्शियस माइंड में होता है, पर ये आपका अनकॉन्शियस माइंड आपके बिहेवियर को डायरेक्ट जरूर करता है। बेशक आपको कई बार ये पता नहीं होता कि आपने ऐसा बिहेव क्यों कर दिया, पर वो कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस होता है जो आपकी अनकॉन्शियस माइंड में ऐड है। अनकॉन्शियस माइंड वो होता है जिसको आप डायरेक्ट अपनी मर्जी से जो सरफेस आप टच नहीं कर सकते, मतलब ये जब इंफॉर्मेशन आपको देगा ना तभी आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपका वो होता है जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन ऐसे ऐसे कहते हैं ना किसी चीज को ऐसे हाथ लगा के आप उसमें से वो चीज निकाल सकते हैं, तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड आपका वो होता है जो एट प्रेजेंट हो, मतलब आप किसी भी मोमेंट में है प्रेजेंटली, तो उस मोमेंट में आप क्या सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं वो आपका कॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड वो हुआ जिसके बारे में आप खुद अपनी मर्जी से जिस चीज के बारे में जान सकते हैं,
अनकॉन्शियस माइंड जिसमें आप जान नहीं सकते हैं, मतलब झांक नहीं सकते हैं। और यही अनकॉन्शियस माइंड होता है जो आपको साइकोलॉजिस्ट यार ये सब आपका डिग मतलब डिग करने की कोशिश करते हैं, मतलब इसमें से चीजें निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लें कि आप किसी मेंटल इलनेस नहीं, मतलब मान लें कि आप किसी एंजाइटी से या किसी चीज से सफर कर रहे होते हैं, तो वो आपकी इस माइंड को टटोलने की कोशिश करते हैं कि आपने ऐसा क्या सफर किया होगा कि आप ऐसा ऐसा फील कर रहे हैं अनकॉन्शियसली। तो यही है कि फिर जो इन्होंने 5 स्टेजेस में उस चीज को डिवाइड कर दिया है सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी को। चलिए आप हम इनकी स्टेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट है इनकी, वैसे हम ये पीछे डिस्कस कर चुके हैं पर चलें यहाँ पे आइए तो थोड़ा डीप डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेज है इनकी ओरल स्टेज। ओरल स्टेज है आपकी बर्थ से लेके 18 मंथ्स तक, यानी कि 1.5 साल तक का बच्चा। ओरल स्टेज से इनका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बच्चे का मतलब सेटिस्फेक्शन का या खुशी का जो जरिया होता है ना, वो टोटली उसका, जैसे इसमें सबसे ज्यादा बच्चा क्या परफॉर्म करता है, या तो वो सकिंग करता है या वो ड्रिंकिंग करता है, मतलब मेनली उसकी माउथ से, यानी कि मुंह से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है कि ऐसे वो अपनी मम्मा का निप्पल से ऐसे दूध पी रहा है, या ऐसे बोतल से भी बच्चा अगर पी रहा है। तो यहाँ पे जो उसका प्लेजर गेन का तरीका हुआ ना आपका, वो माउथ ओरिएंटेड होता है। तो इस स्टेज को उन्होंने कहा है ओरल स्टेज, मतलब जो बच्चा सारे प्लेजर अपने मुंह से गेन करता है यहाँ पे। तो इसमें इन्होंने कहा कि अगर कोई इंडिविजुअल या तो टू लिटिल यानी कि बहुत कम, या टू मच इस चीज में इन्वॉल्व है ना, तो उसका ओरल फिक्सेशन हो जाता है। फिक्सेशन का मतलब है यहाँ पे किसी चीज से हमारा अटूट जुड़ जाना, यानी कि हमारा ऑब्सेस्ड हो जाना उस चीज के साथ, ऑब्सेशन आ जाना हमें। तो इसमें क्या हो सकता है कि ऐसे ऐसे बच्चों को, अगर मान लें कि किसी बच्चे को ऐसे ऐसे प्रॉपर उसको ऐसे ऐसे ड्रिंकिंग का चांस नहीं मिला, या बच्चे को ऐसे बचपन में ही माँ से दूर कर दिया गया, या ऐसा कुछ हुआ, तो यहाँ पे उसका एक्सपोजर टू लिटिल रहा, मतलब बहुत कम। या कोई ऐसा बच्चा है कि जो पूरा टाइम ही उसको वो प्लेजर मिला है, तो उसको बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उसकी पर्सनालिटी ना, ये कहते हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि ये बच्चा फ्यूचर में जाके ऐसे अल्कोहलिक या स्मोकर बने, ऐसी ऐसी आदतें ये डेवलप कर सकता है अगर ये स्टेजेस प्रॉपर कंप्लीट नहीं होती है, या इनकी कंप्लीशन के दौरान कोई दिक्कत आती है। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेज है ओरल स्टेज, जहाँ पे बच्चे का जो सेटिस्फेक्शन का जो जरिया होता है वो आपका माउथ रीजन होता है। सेकंड है इनकी एनल स्टेज। एनल स्टेज आती है आपकी 1.5 से 3 साल के बच्चे के लिए। तो इसमें ये क्या कहते हैं कि जो यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन का या बच्चे के जो प्लेजर गेन का तरीका होता है ना, तो ये कहते हैं कि यहाँ पे आपका एनल एरिया होता है। तो इसमें इसको इन्होंने फर्दर डिवाइड किया है। उसमें आपका है एक्सपेलिंग पीरियड, एक्सपेल करना होता है किसी चीज को बाहर निकालना, एक्सपेलिंग पीरियड, या बी रिटेंटिव पीरियड। रिटेंटिव होता है किसी चीज को ऐसे जकड़ कर रखना, या किसी को ऐसे रिटेन करके रखना, मतलब पकड़ के रखना उस चीज को। तो ये कहते हैं कि यहाँ पे बच्चा ना दो दो स्टेजेस में डिवाइड किया, एक्सपेल करके, मतलब जो उसका बॉडी का जो वेस्ट होता है ना, बॉडी वेस्ट जो होता है, उसको बाहर निकाल के उस बच्चे को प्लेजर फील होता है, मतलब वो उस चीज में सेटिस्फेक्शन फील करता है। रिटेंटिव पीरियड में वो उस चीज को ऐसे कंट्रोल करना सीखता है, कंट्रोल करके उसे उस चीज में प्लेजर फील होता है। तो ये आपका एनल स्टेज है। एनल स्टेज में ही बच्चे का टॉयलेट ट्रेनिंग का कंसेप्ट आता है, कि बच्चे को ऐसे ट्रेन किया जाता है कि कैसे कैसे उसको बिहेव करना है, या उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग की जाती है। पर अगर इसमें बच्चे के साथ ऐसे प्रॉपर या तो ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, या ज्यादा लीनियंट पेरेंट मिल गए हैं जो उसको सिखा ही नहीं रहे हैं, या कुछ भी, तो ये दोनों कंडीशन में ना, या तो बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाएगा, या ऐसा हो सकता है कि बच्चा ऐसे कंट्रोल सीख, मेसी और डिसऑर्गेनाइज्ड रहता है हमेशा, मतलब उसे कंट्रोल सिखाया ही नहीं गया बिल्कुल भी। या अगर टू मच कंट्रोल सिखा दें उसको, तो मान ले कि वो क्लीनिनेस, मतलब साफ सफाई से ऑब्सेस्ड ही हो जाए, वो ऐसे परफेक्शन की तरफ ज्यादा भागे। तो ये चीजें उसको फेस करने को मिल सकती है इन फ्यूचर स्टेज। मतलब कि आपकी जो इनके हिसाब से जो जो ये स्टेजेस है ना, तो इसमें जो भी आपके साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपको लाइफ लॉन्ग अफेक्ट करते हैं वो एक्सपीरियंसेस।
सेकंड ऐसे ही हो गया आपका अनल स्टेज, 1.5 साल से 3 साल के बच्चे तक। थर्ड है आपका फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज है आपका 3 से 6 साल के बच्चे के लिए। तो इसमें ये कहते हैं कि जो आपका प्लेजर का जो जोन है ना, मतलब सेटिस्फेक्शन का जो जोन है, खुश रहने का जोन होता है, वो आपका मतलब बच्चे का जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, जो उसके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं आपके। मतलब इसमें बच्चा कैसे प्लेजर गेन करता है, उनको उनकी स्टिमुलेशन से, मतलब उनको ऐसे उनके टच से या ऐसी ऐसी चीजों से उसको बच्चे को ऐसे खुशी मिलती है। इसी स्टेज में ऐसे कहा गया है कि बच्चा ना इस चीज में फर्क समझना शुरू कर देता है, मतलब डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देता है सेम सेक्स और अपोजिट सेक्स में। सेम सेक्स और अपोजिट सेक्स मतलब कौन उसके जैसा है या कौन उसके जैसा नहीं है। तो इसी में जो आपका फर्दर इनका कंसेप्ट आता है ना, वो आता है आपका ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का। तो इसमें इनका क्या कहना है कि जैसे मान लें कि बच्चा ऐसे बॉय है, कोई बॉय चाइल्ड है, तो वो ऐसे उसको पता लग जाएगा उसकी उसकी मदर जो है वो उसका अपोजिट सेक्स है, और उसका फादर जो है ना, मतलब उसका पापा जो है वो उसका सेम सेक्स है। तो ये कहते हैं कि इसमें ना जो भी चाइल्ड होता है, मेल फीमेल जो भी चाइल्ड रहता है आपका, वो ना सेम सेक्स के रिगार्डिंग एक टाइप की उनमें ना ऐसी जेलसी आ जाती है। तो जो उनका अपोजिट सेक्स होता है ना, वो उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्शन और अटैचमेंट फील करते हैं कि जैसे बेटा होगा तो माँ की तरफ करेगा, बेटी होगी तो फादर की तरफ करेगी। तो ऐसे अट्रैक्शन, और वो उनकी अटेंशन के लिए compete करते हैं, अपोजिट सेक्स की अटेंशन के लिए। मतलब बेटा अपने बाप से compete करेगा अपनी मॉम की अटेंशन के लिए, कि उसकी मदर उसकी ज्यादा केयर करे, उसका ज्यादा ध्यान दे या उस पे ज्यादा अटेंशन दे। तो इसको इन्होंने कहा है ये आपका ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि एक टाइम तक ऐसा रहता है, पर इसके बाद ये ऐसे अपने फादर के साथ भी आइडेंटिटी को ऐसे मैच करके ये समझ लेता है कि उसके रोल्स क्या हैं। मतलब एज अ मेल उसका बिहेवियर या उसकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, बच्चा ये चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है आपके इस कंसेप्ट में। मतलब उसका रोल, मतलब कि उसके फादर कैसे बिहेव करते हैं, या मेल पर्सनालिटी क्या होती है, या मेल का क्या रोल होता है, तो ये सब आपका ओडिपस कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट है। वही जब यही चीजें गर्ल चाइल्ड करती है तो वो आपका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, कि जब बेटी अपनी माँ से compete करेगी अपने फादर की अटेंशन के लिए, कि उसके पापा उसकी ज्यादा केयर करें, तो ये आपका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट है। और ये आपका आता है फेलिक स्टेज में 3 से 6 साल के बच्चे में। ये इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सी बॉयज के रिगार्डिंग है और कौन सी गर्ल्स के रिगार्डिंग है, तो प्लीज प्लीज नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देख लिया आपने कि आपका फेलिक स्टेज होता है, यहाँ पे बच्चा जेनिटल ऑर्गन से प्लेजर गेन करने की कोशिश करता है। ठीक है। फोर्थ आ जाती है आपकी लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज है आपकी 6 से लेके प्यूबर्टी एज तक। इसमें क्या होता है कि जो ना ये इसमें आपका लिबिडो, जो आपका जेनिटल ऑर्गन से जो आप प्लेजर गेन करने की कोशिश करते हैं, उसमें एक डोरमेसी डोरमेसी मतलब उस चीज का शांत हो जाना आ जाती है। मतलब यहाँ पे बच्चा वो सब भूल जाता है, और यहाँ पे ना वो सेम सेक्स की तरफ ही वो रहता है, सेम सेक्स के साथ खुश रहता है। मतलब लड़का है ना तो वो लड़कों में खुश रहेगा, लड़की है तो वो लड़कियों में खुश रहेंगी। ये देखा होगा हमने कि इस एज के बच्चों में ना ऐसे ऐसे ज्यादातर ऐसे होता है कि लड़के लड़कों के साथ खेल रहे होते हैं और लड़कियां लड़कियों के साथ खेल रही होती हैं। वो वहीं पे कंफर्टेबल रहते हैं अपना, क्योंकि उनका जो ये फेलिक स्टेज का जो प्रभाव होता है ना, वो सब उनमें नहीं होता है इस टाइम पे, लेटेंसी स्टेज पे। तो एक टाइप के ऐसे ग्रुपिज्म डेवलप हो जाता है, लड़कों के ग्रुप अलग बनते हैं, लड़कियों के ग्रुप अलग बनते हैं। तो ये आपकी लेटेंसी स्टेज होती है। और उसके बाद और वो ऐसा ही बिहेवियर करते हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल होता है। मतलब जो चीज ऐसे मान्य है ना कि लड़कों को ऐसा बिहेव करना चाहिए, उन्होंने ऐसा सुना होता है, तो वो ऐसा ही बिहेव करेंगे। वो ऐसे ऐसे करेक्ट इमेज बनाने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई मैं लड़का हूँ, लड़के ऐसा बिहेव करते हैं, ऐसे वाला सीन रहता है। फिफ्थ आ जाता है फिर आपका जेनिटल स्टेज। मतलब यहाँ ये प्यूबर्टी से आपका फर्दर फेजेस में चलता रहता है लाइफ के। इसमें फिर आपका जो चाइल्ड या जो वो एडोलसेंस होगा, वो आपका क्या करेगा, वही अपना
जेनिटल ऑर्गन से उसको प्लेजर गेन होगा यहाँ पे। और यहाँ पे फिर वो जैसे सोशल सेटिंग्स को देख के सीख जाता है और सब कुछ, उसकी सेक्सुअल अर्ज भी, ऐसे मान लें कि उसमें सेक्सुअल अर्ज भी होना शुरू हो जाती है। फिर से वो चीजें होना शुरू हो जाएंगी और ये फिर अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट रहता है। और ये वही है आपकी हेट्रोजीनियस या होमोजेनियस वाले कंसेप्ट से कि सोसाइटी कैसी है, उस हिसाब से आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि लड़के लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं सिर्फ, और लड़कियां लड़कों की तरफ वाले सीन में। और ये आपकी जेनिटल स्टेज होती है। ठीक है, तो ये आपकी 5 स्टेजेस हैं। तो फ्रॉड का यही कहना है कि आपके जो इन स्टेजेस के एक्सपीरियंस होंगे ना, कि मतलब यहाँ पे आपने कैसा एक्सपीरियंस किया है, वो ही आपको जो आपकी फ्यूचर लाइफ होगी, मतलब मान लें कि आप अडल्ट होंगे, आप 25 30 35 साल के जब होंगे, तो वो सब चीजें, ये चीज अफेक्ट करती है कि आपकी कौन सी स्टेज कैसी रही है। मतलब आपकी पर्सनैलिटी पे ये चीजें लाइफ लॉन्ग अफेक्ट करेंगी। तो जैसे मान लें कि किसी का ओरल का वो ज्यादा, ओरल स्टेज का वो था कि ओरल पर्सनैलिटी कोई होगा ना, तो वो इन फ्यूचर जाके वो स्मोकिंग ड्रिंकिंग अल्कोहलिज्म इन सब में ज्यादा पड़ जाता है वो बच्चा। या किसी को ऐसे जेनिटल स्टेज में ऐसे ज्यादा ही दबाया गया या कोई ज्यादा एक्सप्रेसिव रहा, तो लाइफ लॉन्ग हो सकता है उसे अपनी इमोशंस या अपनी जो उसकी सेंशुअल अरोजल्स होता है उनको कंट्रोल करने में दिक्कत हो, तो ये आपको लाइफ लॉन्ग अफेक्ट करेंगी। तो यही आपकी थ्योरी है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि आपकी सिगमंड फ्रॉइड ने दी है। साइकोसेक्सुअल, साइकोसेक्सुअल वर्ड का मतलब होता है कि दो वर्ड से, मेनली आप इन वर्ड्स को ऐसे दो भागों में बांट लिया करें। साइको मतलब वही हमारी साइकोलॉजी, सेक्सुअल मतलब जो हमारा बॉडीली अरोजल होता है उस चीज को। तो ये इस वर्ड का पूरा मतलब होता है कि ये इन्वॉल्व करता है आपका साइकोलॉजिकल फीचर या एस्पेक्ट होता है ना आपका, वो आपके सेक्सुअल इम्पल्स की तरफ। मतलब आप दिल दिमाग से जो आपकी जो फीलिंग्स हैं और ये सब चीजें हैं, ये चीजें एक दूसरे को अफेक्ट करती है, यही आपकी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है। कि जो आपका प्लेजर है ना, बॉडीली प्लेजर या जिस पार्ट से भी आपको प्लेजर मिल रहा है, उसके साथ आपका साइकोलॉजिकल पार्ट मतलब आपका माइंड, ये सब मिलके काम करता है ये पूरा प्रोसेस। तो यही सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है आपकी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी थ्योरी से रिलेटेड है आपका, जो हमने अभी अभी किया है। द क्वेश्चन इज यही वाला, द अट्रैक्शन ऑफ अ बॉय टुवर्ड्स हिज मदर वाज टर्म्ड बाय फ्रॉइड एज, कि जो बॉय का अट्रैक्शन है अपनी मॉम की तरफ, वो उन्होंने क्या किया है, क्या मतलब नाम क्या दिया है उस चीज को। हमने दो ही कॉम्प्लेक्सेस पढ़े हैं, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो हमने पढ़ा है कि जो बॉय अपनी मॉम की तरफ अट्रैक्ट होता है उसको आप ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन सा ओडिपस है और कौन सा इलेक्ट्रा है, क्योंकि इसमें आपको हो सकता है कॉम्प्लेक्सेस तो याद रह जाएं पर ये कंफ्यूजन हो जाए कि कौन सा था, तो ये दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 90 से लेके 110 इज द रेंज ऑफ आईक्यू रिप्रेजेंट विच कैटेगरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये हमने लास्ट क्लास में किया है कि आईक्यू क्या होता है। आईक्यू होता है आपका इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, मतलब जो ऐसे मेजर करते हैं कि आप कितने बुद्धिमान हैं। तो ये चीज इन्होंने एक नंबरिंग के वे में आपकी रेंज दे दी गई है और ये बताना है कि आपको ये कौन सी कैटेगरी है इंटेलिजेंस की। सबसे पहले आपको लास्ट क्लास, क्योंकि आप लोगों ने देख ली है, कमेंट तो करते नहीं है पर देखते तो है ही है, तो आपको ये बताना है कि आईक्यू का फॉर्मूला क्या था। प्लीज बता दीजिएगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी। आईक्यू का क्या फॉर्मूला था, उसके बाद उसकी रेंज, मतलब कौन कितना बुद्धिमान है ये कैसे पता लगेगा। ये पहले से एक टेबल डिफाइन कर दी गई है कि भाई जिस आदमी का आईक्यू इतना आएगा वो इतना बुद्धिमान होगा, जिसका इतना आएगा वो इतना होगा। तो आपकी ये पूरी टेबल है। देखें, हमारा क्वेश्चन है 90 से लेके 110 तक। तो 90 से लेके 110 हमारा यहाँ लाई कर रहा है। 90 से 110 एवरेज, मतलब एवरेज आदमी होगा ये, मतलब कोई चीज में ऐसे ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहेगी इनकी हर बार,
कोई काम को ऐसे पूरे हार्ड वर्क से करना चाहेंगे तो हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी चीज को चुटकियों में सॉल्व कर लिया। एवरेज परफॉर्मर वही होते हैं, मतलब जो हर चीज को ऐसे ना बहुत ज्यादा अच्छा ना बहुत ज्यादा बुरा परफॉर्म करते हैं, और इनका आईक्यू की रेंज है 90 से लेके 109 तक, और ये आपके एवरेज परफॉर्मर्स है। देखिए जो मेन इसमें जैसे ये टेबल आप एक आइडिया रख सकते हैं कि ये एवरेज यानी कि जो बीच मिडल में लाई कर रही है जो चीज, ठीक है। तो इसके नीचे बिलो एवरेज मतलब जो मिडिल जितना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या आपका आता है ज्यादातर ये 130 एंड अबव, कि जो ये लोग सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, या गिफ्टेड चिल्ड्रंस जो होते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन से मतलब है आपका ऐसे लोग जो ऐसे किसी चीज को ऐसे झट चुटकियों में याद कर लेते हैं, या जैसे किसी का मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छा होता है तो हम कह देते हैं ना, भाई ये तो मैथ में गिफ्टेड है, मतलब ऐसी ऐसी चीजें। तो वो आपका गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी टेबल है, आप इसको ऐसे नजर मार लीजिएगा, 3-4 बारी देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगी। तो ये एवरेज बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू इस रेंज में लाई करता है। ये फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से, बस 2-4 बार नजर मार लेना, आपको उस टाइम याद आ जाएगा कि क्या था क्या नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड टू टीच विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। इनमें से कौन सी टेक्निक जो बच्चे जिनका विजन मतलब जो जो देख नहीं पाते, विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते हैं, उनको सिखाने में हेल्प करेगी। फर्स्ट है आपका PECS, साइन लैंग्वेज, टेलर फ्रेम, या नन ऑफ दीज, की इनमें से कोई भी नहीं। साइन लैंग्वेज इजी है डिकोड करना, कि जो साइंस में एक दूसरे से बात करेंगे। साइन में एक दूसरे से वो लोग बात करते हैं जो या तो बोल नहीं पाते, या जिनका ऐसी सुनने की कैपेसिटी कम होती है, तो वो एक दूसरे को साइन की लैंग्वेज में समझाते हैं। तो ये विजुअली इम्पेयर्ड तो देख ही नहीं पाएंगे कि कौन क्या इशारा कर रहा है, तो मतलब ये तो बिल्कुल भी वो नहीं था। नेक्स्ट है आपका PECS, ये हम पीछे कर चुके हैं, इवन की इस मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है। पी मैं आपको बता देती हूँ, पिक्टोरल। ECS आप बताइएगा, और ये बताइए, ये भी बता देती हूँ कि किससे रिलेटेड है, बस आप इतना कष्ट कर देना, ये बता देना कि PECS की फुल फॉर्म क्या बताई थी लास्ट क्लास में। ये आपका ना मेनली जिन बच्चों को ऑटिज्म डिसऑर्डर होता है, मतलब जो लोग अपनी बात को अच्छे से दूसरों को कम्युनिकेट नहीं कर पाते, मतलब बता नहीं पाते हैं, तो ये पिक्चर्स की फॉर्म में उनको वो चीज समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका मेनली ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के रिगार्डिंग होता है। ये भी बताया था मैंने आपको कि जो टेलर फ्रेम होता है ना, ये आपका विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन को मैथ सिखाने में हेल्प करता है, मैथमेटिक्स सिखाने में हेल्प करता है। इस पे क्या होगा कि एक स्लेट होगा, उस पे ऐसे जैसे ऐसे डॉट 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 की फॉर्म में आपका मैथ्स के कंसेप्ट होते हैं। तो ये जो बच्चे देख नहीं पाते उनके लिए ये फ्रेम स्पेशली डिजाइन है, उनको मैथ सिखाने के लिए। तो यही आपका सही आंसर है कि टेलर फ्रेम आपका विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए यूज होता है। हम ये सेकंड PDF कर रहे हैं, सेकंड PDF इन द सेंस कि दूसरा क्वेश्चन पेपर है, और ये क्वेश्चन एज इट इज रिपीट है। मतलब ये पिछली बार PECS पूछा गया था कि ये किस चीज में है, इस बार टेलर फ्रेम पूछ लिया गया है। तो आप देखिएगा कि जो ये ऑप्शंस हैं, यही नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो जितने भी ऑप्शंस हो आप ये ऑप्शंस देखकर याद कर लीजिए, तभी मैं कहती हूँ कि सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किया करें कि कौन सी चीज क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका, हाँ ये एक रह गया। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, द डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी टू अवॉइड पनिशमेंट कम्स अंडर विच लेवल। कोलबर्ग के हिसाब से डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी, मोरालिटी का मतलब होता है कि आपकी सही गलत की नॉलेज का डेवलप होना, कि आप चीजों को सही या गलत किस बेसिस पे समझते हैं, कैसे समझते हैं, वो आपकी डेवलपमेंट है। टू अवॉइड पनिशमेंट कम्स अंडर विच लेवल, की वो मोरालिटी जो हमारी बस इस बात पे डिपेंड करती है कि हमें सजा ना मिले, मतलब बच्चा कोई काम सही काम सिर्फ इस डर में करेगा कि जो उसका एल्डर है वो उसे पनिशमेंट ना दे, तो वो उसकी कौन सी मोरालिटी है। फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि कोलबर्ग की जो डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ मोरालिटी है उसके कितने मतलब उसकी कितनी लेवल्स या स्टेजेस हैं। तो ये सभी इनकी उसके लेवल्स हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, या पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल शब्द का मतलब होता है कि वो चीज जिसे नॉर्मल माना जाता है। कन्वेंशनल मतलब कोई भी चीज जो एक्सेप्टेबल है,
सोशली एक्सेप्टेबल चीज होती है ना, उसे कन्वेंशनल कहते हैं। प्री मतलब उससे पहले, पोस्ट मतलब उसके बाद में, पोस्ट मतलब उसके बाद में। तो ये तो आपको पता लग गया कन्वेंशनल क्या होता है। आपको ये भी पता लग गया कि कोलबर्ग की जो थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट है, जो थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट है उसकी स्टेजेस हैं प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो आपका बच्चा जब पनिशमेंट के डर से, मतलब पनिशमेंट के डर से आप मोरल हो जाते हैं, मतलब कि कोई आपको सजा देगा, इसी सिर्फ इसी डर से आप सही को सही और गलत को गलत वो करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपकी फर्स्ट स्टेज ही होती है, प्री कन्वेंशनल स्टेज। जब बच्चा इस बेसिस पे काम करता है तो इसका ये आंसर फर्स्ट ही है। ये पूरी की पूरी थ्योरी हम नेक्स्ट या मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी क्वेश्चन आएगा ना उसमें डिस्कस करेंगे कि आपकी प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल या पोस्ट कन्वेंशनल क्या है। इनके आगे इन्होंने ऐसे हर लेवल को दो स्टेज में डिवाइड किया, इसको फर्स्ट सेकंड, इसको थर्ड फोर्थ, ये फिफ्थ सिक्स्थ। तो अगर आप लोगों को इस थ्योरी का आइडिया है तो प्लीज आप इनकी ये स्टेजेस के नाम बता दीजिएगा कि जैसे ये फर्स्ट स्टेज इनकी पनिशमेंट बेसिस पे होती है, सेकंड इनकी रिवार्ड होती है कि बच्चा उसमें काम करता है कि कोई मुझे, अगर मैं कोई अच्छा काम करूंगा तो मुझे ऐसे कुछ प्राइज या ऐसे गिफ्ट वगैरह मिलेगा, तो वो आपकी रिवॉर्ड स्टेज होती है। तो ये आपको यहाँ से पता लग गया। और क्वेश्चन ये भी है कि कोलबर्ग की मोरालिटी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी कोलबर्ग की है। पर जो आपसे ऊपर पीडीएफ में सवाल पूछा गया वो ये पूछा गया है कि जो फर्स्ट थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट की वो किसने दी है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं और ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ आपका ये कंप्लीट हो गया। कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, और प्लीज रिप्लाई कर दिया करें। थैंक यू।